लास्ट क्लास में हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को स्टार्ट किया। हमने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन लिया भी कि डिबेंचर्स होते क्या है और इनका नेचर क्या होता है, ठीक है। कितने तरीके के डिबेंचर्स होते हैं हमने वो भी पढ़ लिया है। अब आज हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं। देखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स अच्छे से कर लिया है तो डिबेंचर्स में तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। और अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा है तो वहां जो आपका बेस बना है ना एंट्रीज का, वही बेस आपको डिबेंचर्स में भी काम आएगा। और अगर किसी ने इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं करा है तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो शेयर्स में भी है और डिबेंचर्स में भी है। बस शेयर्स की जगह पे हम यहाँ डिबेंचर का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल एंट्री सब कुछ सेम है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से डिबेंचर्स को जब हम इशू करते हैं तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनकी क्या एंट्रीज होती हैं, ठीक है। जिस तरीके से शेयर्स आप दो तरीके से इशू कर सकते थे, कैसे, इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। लमसम का मतलब क्या था, वन टाइम पेमेंट, सारा का सारा पैसा एक ही बारी में आ रहा है। और इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या है, पार्ट्स में डिवाइड होकर आ रहा है, हम पूरा पैसा एक ही बारी में नहीं मंगवाते हैं, ठीक है। लाइकवाइज डिबेंचर्स को भी आप इन दो तरीके से इशू कर सकते हो, लमसम में और इंस्टॉलमेंट्स में। तो लमसम की एंट्रीज हमारी क्या होंगी, पहले शेयर्स की याद कर लो साथ साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो बिल्कुल एंट्रीज वही है, से हमने देखो डिबेंचर्स लगा दिया उसके जगह पर। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, देखो शेयर्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, डिबेंचर्स। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स। एंट्री के पीछे का लॉजिक वही कि यहां पर हमने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दिए, किसी को हमने किसी को अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दिए जो कि एक डेट को एक्नॉलेज करता है, डेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमने डिबेंचर्स लिए तो बदले पैसा लिया है उनसे, तो इसलिए आपने फर्स्ट एंट्री करी है बैंक अकाउंट डेबिट। ये डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आप किस में ट्रांसफर करोगे, अपनी एक लाइबिलिटी में। आपकी उस लाइबिलिटी का नाम है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को हमने फिर कन्वर्ट कर दिया अपनी लाइबिलिटी में, जिसका नाम है डिबेंचर्स। अब ये X% यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि याद करो मैंने आपको ये बताया था कि डिबेंचर्स के ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो उसके नेम के आगे प्रीफिक्स हो जाता है, जैसे कि % डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स। तो जो भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज मेंशन होगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे कि सपोज दे रखा है 10% डिबेंचर, तो आप लिख दोगे टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। कुछ कहना है, ये हो गया आपका लमसम का केस। अगर यही चीज इंस्टॉलमेंट में करनी हो तो देखो पहली एंट्री सेम, सेकंड एंट्री सेम, बस एप्लीकेशन के आगे से अलॉटमेंट हट चुका है आपका। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, वही एप्लीकेशन को आपने डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया। अब आप वही पैसे को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। सपोज 100 रुपए का डिबेंचर है तो यहाँ तो 100 के 100 एक ही बारी में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ वो 100 रुपए आप टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि पहले एप्लीकेशन पे लिया पैसा, फिर उसका अलॉटमेंट ड्यू करी, अलॉटमेंट ड्यू करी हमने, यानी कि डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स। पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव होगा, फिर अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। मतलब पहले आपने ड्यू करना है फिर रिसीव करना है, ड्यू करना है फिर रिसीव करना है, ठीक है। बिल्कुल शेयर्स वाले कंसेप्ट है। कि टर्म्स ऑफ इशू पढ़ा था हमने शेयर्स वाले चैप्टर के अंदर कि आप दो तरीके से अपने शेयर्स को मार्केट में लेकर आ सकते हैं। एक तो था एट पार, यानी कि जितनी नॉमिनल वैल्यू है उतनी ही आपकी इशू प्राइस है, और एक था एट प्रीमियम, यानी कि आपकी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा आपकी इशू प्राइस है। जैसे कि 10 का शेयर 12 में जा रहा है, 14 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, ये सब यहां पर भी ये करोगे आप। टर्म्स ऑफ इशू हमारे 3 तरीके के हैं, यानी कि 3 तरीके से आप डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। पार का मतलब क्या होता है, पार का मतलब अभी हमने पढ़ा कि 100 का डिबेंचर 100 पे इशू हो गया। देखो नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस सेम है तो पार है। नॉमिनल वैल्यू आपकी कम है इशू प्राइस से, यानी कि 100 का डिबेंचर 110 में जा रहा है, 120 में जा रहा है, तो वो एट प्रीमियम है, आपको फायदा है यहाँ पर, ये आपके लिए गेन है। वहीं पे अगर आपकी नॉमिनल वैल्यू ज्यादा होती है इशू प्राइस से, यानी कि 100 का डिबेंचर्स 90 में इशू हो रहा है, तो यहाँ आपको लॉस हो रहा है, यानी कि डिस्काउंट आपके लिए लॉस को रिप्रेजेंट करता है। अगर क्वेश्चन खुद मेंशन करे कि कहाँ पर प्रीमियम है कहाँ पर डिस्काउंट है, क्योंकि पार में तो कुछ ऐसा अलग से होता नहीं है, तो ठीक।
अगर वो नहीं बताते तो कहाँ मानते हैं? अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो मैंने सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री से लिखे हैं क्योंकि उसी पे उसका चेंज आता है। पार वाले केस में तो कोई चेंज नहीं है, डिबेंचर अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर। अगर आप प्रीमियम पे डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि आपके लिए वो गेन है, आपने उस गेन को यहां पर क्रेडिट करके शो कर दिया है। ठीक है। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्योंकि आपके लॉस को रिप्रेजेंट करता है तो आपने डेबिट में एक न्यू अकाउंट ओपन किया जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो एंट्री क्या बनती है? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो अब हम इन तीनों का 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इससे आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है।